नमस्कार। देश की बात में पहले वो इतिहास जो पुरुष हॉकी की टीम ने आज देश के नाम दर्ज कर लिया। 41 साल बाद जीत दिलाते हुए भारत ने जर्मनी को हॉकी में हराकर टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीत लिया है। टीम इंडिया ने जर्मनी को 5-4 से मात देकर मेडल अपने नाम किया। इस मैच में सिमरनजीत सिंह ने 2 गोल किए, रुपिंदर सिंह पाल ने 1 गोल किया, हरमनप्रीत सिंह, हार्दिक सिंह ने 1-1 गोल किए और गोलकीपर श्रीजेश ने आखिरी 7 सेकंड में गोल होने से बचा लिया। अब सोशल मीडिया में उन्हें द वॉल कहा जा रहा है। एक समय राहुल द्रविड़ को क्रिकेट में द वॉल कहा जाता था। और हमारे साथ अब बेहद खास मेहमान है दिलीप तिर्की, पूर्व हमारे हॉकी कोच हमारे साथ है। मेरे सहयोगी विमल मोहन मेरे साथ यहाँ पर स्टूडियो में लगातार बने हुए हैं। तो पहले दिलीप तिर्की, मैं आपसे यही पूछना चाहूंगी, एक तो पहले बधाई आप सभी को और आपका धन्यवाद भी अदा करना चाहेंगे क्योंकि आपने एक वो जिम्मेदारी निभाई, क्योंकि आप बीजेडी के राज्यसभा से भी सांसद रहे, लेकिन उड़ीसा सरकार ने हमारी मेंस हॉकी और जो फीमेल्स हॉकी को जो सपोर्ट किया है, स्पॉन्सर किया है, वो आपकी वजह से किया है। और ये बहुत अहम है क्योंकि हम अपने खिलाड़ियों को बहुत उनकी तारीफ करते हैं जब वो मेडल लाते हैं, लेकिन उसके कुछ दिनों बाद उनको भूल जाते हैं। आपने जो ये सहयोग दिया हॉकी टीम का, जाहिर तौर पे उनको इससे बहुत मदद मिली होगी। अब आज आप क्या कहना चाहेंगे जब इतना बेहतरीन प्रदर्शन किया है हमारी टीम ने और इतिहास रच दिया? बिल्कुल, आज हमारे पुरुष हॉकी टीम में इतिहास रचा है और आज हम सबको गर्व होना चाहिए। मैं पर्सनली काफी खुश हूं जो कि 40-41 साल के बाद जो मेडल हमने। बिल्कुल, हम आपसे बात तो जारी रख ही रहे हैं। विमल, जो जिस तरह से टीम को स्पॉन्सरशिप मिली, क्योंकि ये जीत सुबह हुई और आप लगातार तमाम पहलुओं पर हमें बता रहे हैं, लेकिन एक आम नागरिक के तौर पर जो मेरे जहन में सवाल ये आता है कि अब आगे क्या, कैसे हम अपने जो खिलाड़ी हैं तमाम क्षेत्रों में हैं उनको किस तरह से और मदद या सपोर्ट दे सकते हैं जब वो मेडल जीतने नहीं, उससे पहले? बिल्कुल, देखिए 22-23 स्टेट ही हैं, अगर स्टेट और यूटी को मिला दें, जो जिनका रिप्रेजेंटेशन है। 3-4 मेडल हम जीते हैं, 5 मेडल, लेकिन हमारा सिर्फ रिप्रेजेंटेशन 22-23 स्टेट का, बाकी का नहीं। यानी कि स्टेट के लेवल पे रिप्रेजेंटेशन के लिए स्टेट्स को काफ़ी कुछ करने की ज़रूरत है। और जहाँ तक जैसे आप स्पॉन्सरशिप की बात कर रही हैं, उनकी एक हॉकी प्रीमियर लीग में एक टीम भी है, वो एक बड़ी बात है क्योंकि कोई स्टेट संभाल रहा है और वो इसलिए संभाल रहा है, वो मैं पहले भी हम निधि में बात कर चुके हैं, क्योंकि कॉरपोरेट आगे नहीं आया तो इनको मजबूरी में एक सहारा मिला और उसके थ्रू ये कर रहे हैं। तो ये कॉर्पोरेट स्पॉन्सरशिप की बहुत ज्यादा जरूरत है जो सीएसआर के थ्रू किया जा सकता है, जिससे वो बचते हैं। बिल्कुल, आप जो ये बात करें, कल ही जो बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के हेड हैं अजय सिंह, वो हमारे साथ थे, कार्यक्रम में जुड़े थे। उन्होंने कहा कि इसमें सरकार और प्राइवेट दोनों का पार्टनरशिप के साथ हो सकता है अगर वो होए, और उन्होंने ये भी कहा कि हमें 10 साल की आगे की प्लानिंग करनी चाहिए जो हम इतना नहीं कर पाते हैं। एकदम किसी खेल से भेजते अपने खिलाड़ियों को और उम्मीद हम करते हैं कि वो तमाम मेडल्स ले आए, जो ला पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये जो प्लानिंग है उसमें हम आपने क्या, अपना आंकलन आपका क्या है? देखिए, स्पोर्ट्स कोई भी जब मेडल जीते हैं, सेबेस्टियन को जो इंग्लैंड के 800 मीटर मतलब एथलेटिक्स में माहिर हैं, जिन्होंने लंदन ओलंपिक्स का ऑर्गेनाइजेशन के भी हेड थे, उनसे पूछा गया कि आप कितने दिन बाद हमारी टीम नहीं जीत रही है 800 मीटर, उन्होंने कहा 24 साल और लगेंगे, क्योंकि 24 साल उनको तैयार होने में लगे थे। तो कोई भी जो ओलंपिक का मेडल है उसके लिए कम से कम आपको 12 साल का वक्त चाहिए होता है। जब 12 साल की उम्र में आप खिलाड़ी को पकड़ते हैं या 8 साल की उम्र में पकड़ते हैं, वो 20 से 24 साल की उम्र में अपने पीक पे आता है। यूरोप में, हमारे यहाँ थोड़ा देर से भी आते हैं, 27-28 साल में। तो 12-14 साल का वक्त चाहिए, 12-14 साल की प्लानिंग चाहिए, तभी आप डिफरेंट स्टेज पे जीतते जाते हैं और इंटरनेशनली फिर आप ये माहिर हो जाते हैं। वो जो हम नीजक रिएक्शन चाहते हैं वो स्पोर्ट्स में नहीं होता है, स्पोर्ट्स साइंस है और उस साइंटिफिक तरीके से ही आप जीत सकते हैं। अब आज देखिए, भी आने से पहले मैं देख रही थी, इतना बड़ा उलटफेर हुआ। जो रेसिंग थी 400 मीटर की, उसमें अमेरिका हमेशा जीतता है, अब इस बार बहामास जीत गया। अब वो एकदम छोटा सा बहामास जीत गया, तो वो इतनी हैरत करने वाली बात थी कि जो कमेंटेटर भी थे वो लगातार कह रहे थे अमेरिका के लिए कितना बड़ा अपसेट है, अमेरिका के लिए, क्योंकि वो उसके लिए पावर पॉइंट एक रेस है जिसपे वो हमेशा जीता है। तो ऐसा नहीं है कि भारत के लिए कुछ करना नामुमकिन है, लेकिन हमेशा हम खेलों के वक्त ये चर्चा करते हैं
कि किस तरह से हम उनमें इजाफा करेंगे और उनको कैसे मजबूत बनाएंगे। एक चीज़ और मैं आपसे जानना चाह रही थी, हमारा हॉकी में तो अब दिलचस्पी बढ़ी है और ख़ास तौर से अब जिस तरह से उसको एक उड़ीसा सरकार ने स्पॉन्सर भी किया है। क्रिकेट की तो हम बात ही ना करें, और जो खेल हैं उसमें दिलचस्पी कैसे बढ़ाई जा सकती है? क्योंकि अभी अब कृष्णा पुनिया से आप लोग जब बात कर रहे थे, मैं सुन रही थी, उन्होंने कहा कि वो एक जो शू है वो अगर डिस्कस थ्रो का जब थ्रो वाले गेम करते हैं तो एक टायर, उन्होंने कैसे टायर को काट के अपने जूते चलाए, 1 महीने में खराब हो जाते हैं, लेकिन उन्होंने 4-5 साल चलाए। तो जो ये आर्थिक मजबूरी से हमारे खिलाड़ी गुजरते हैं, वो हम सामने नहीं लाके रखते हैं अपने देश के या स्पोर्ट्स फेडरेशंस के या सरकार के सामने, क्यों? सिर्फ वो एक पहलू है, केवल आर्थिक जो है, क्योंकि देखिए नॉलेज है। अब जैसे विमेंस टीम का सक्सेस है, उसके लिए इन्होंने डच जो लड़की है, डच यानिका शॉपमैन, उनको हायर किया। तो ओवरऑल एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान होता है। मतलब आप अचानक नीजक रिएक्शन के दिलीप तिर्की इससे इत्तेफाक रखेंगे। दिलीप, पेनल्टी कॉर्नर स्पेशलिस्ट की आप लगातार कमी की बात करते रहे हैं। एक पेनल्टी कॉर्नर स्पेशलिस्ट को तैयार करने में क्यों हरमनप्रीत इसलिए अच्छा कर रहे हैं या काफी लड़के इसलिए अच्छा कर रहे हैं क्योंकि जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप जो हुआ था वहां से आए। आपको लगता है एक प्लेयर को या एक टीम को तैयार करने के लिए 7-8 साल से कम का वक्त नहीं चाहिए होता है? बिल्कुल, आप सही बात कह रहे हैं, क्योंकि एक प्लेयर को तैयार करने के लिए कम से कम 8 से 10 साल लगता है। और यदि हम अच्छे खिलाड़ी निकालने के लिए और लॉन्ग टर्म के लिए खिलाड़ी जो बेटर कर सके कंट्री के लिए, और डेफिनेटली हमें उसको तैयारी करना पड़ेगा। और जैसे अब आपने कहा, जिक्र किया, देखिए हमारे इंडियन स्पोर्ट्स में क्या हो रहा है। मैं हॉकी की बात में करूं, बेसिकली हॉकी में जितने भी स्पोर्ट्स हॉस्टल हैं एकेडमिक्स में, जैसे हरमनप्रीत, मेरे ख्याल से हरमनप्रीत को बेसिक जो ट्रेनिंग दिए होंगे, लेकिन स्पेशली जो ट्रेनिंग जो मिलनी चाहिए उनको राइट टाइम में, मेरे ख्याल से एक वर्ल्ड के जो बेस्ट ड्राइव फ्लिकर, उनसे उनके ट्रेनिंग मिली होती तो और बेटर किए होते। दिलीप, मैं आपसे ये समझना चाहूंगी, जो ये ट्रेनिंग की आप बात करें, आपने स्पॉन्सरशिप ली है उड़ीसा सरकार ने हमारी हॉकी टीम की, महिला और पुरुष दोनों की, तो कब से आपने इनको अडॉप्ट किया? अब आगे क्या आपकी रणनीति बदलेगी? क्योंकि जिस तरह से बेहतरीन यहाँ पे इतिहास रच दिया और महिलाएं भी, अब उनसे भी उम्मीद हम अभी भी कर ही रहे हैं, तो क्या आपका फोकस बदलेगा? सिर्फ स्पॉन्सरशिप लिमिटेड रहेगी या ये बढ़ सकती है? देखो, अच्छी बात यह है कि हमेशा मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी को, जिन्होंने हॉकी को पहचाना। और मेरे ख्याल से लगभग 2-2.5 साल हो गया, उस टाइम जब हॉकी के लिए स्पॉन्सरशिप की जरूरत थी, उस टाइम मेरे ख्याल से सामने कोई आ नहीं रहे थे। और उस टाइम हमारे मुख्यमंत्री जी ने हाथ बढ़ाया हॉकी के लिए, स्पॉन्सरशिप 5 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हॉकी इंडिया के साथ, मेंस वुमेन्स दोनों के लिए। और उसके बाद उसके उतना ही नहीं, आप देखिए हॉकी के लिए उन्होंने वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज किया गया है भुवनेश्वर में, वर्ल्ड क्लास स्टेडियम में बिल्कुल ब्यूटीफुल वर्ल्ड क्लास स्टेडियम। नवीन पटनायक जी खुद चाह रहे हैं कि स्पोर्ट्स के जरिए, स्पेशल हॉकी के जरिए, हमारे जो हॉकी खिलाड़ी हैं किस तरीके से अंतरराष्ट्रीय लेवल में बेटर करें, और वो एम लेके चल रहे हैं। और फिलहाल इतना ही नहीं, हम जाएंगे हमें सुंदरगढ़ बच्चों के लिए, जो हमारे सुंदरगढ़ में अधिकतर बच्चे रूरल एरिया से आते हैं, गांव एरिया से आते हैं, तो बेसिक स्टेज पे उनको खेलने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए 17 डिस्ट्रिक्ट में 17 सिंथेटिक सैंड एस्ट्रोटर्फ ऑलरेडी सैंक्शन कर दिए हैं। मेरे ख्याल से 1-2 महीने काम शुरू हो जाएगी। इसके साथ साथ हाई परफॉर्मेंस सेंटर, ओडिशा गवर्नमेंट और टाटा मिलकर एक हाई परफॉर्मेंस सेंटर अभी स्टार्ट हो गया, 1 साल हो गया, मेंस और वुमेन्स दोनों, गर्ल्स और बॉयज के लिए। सो बेसिकली टेक्निकल पार्ट में भी अभी ध्यान दिया जा रहा है। नहीं, ये टेक्निकल पार्ट है, लेकिन ये सुन के बहुत अच्छा लग रहा है कि किस तरह से 17 जिलों में इस तरह से हमारे जो लड़के और लड़कियां दोनों को ट्रेनिंग दी जा रही है उड़ीसा में, और तमाम और राज्य अगर इस तरह से ठोस कदम उठाएंगे, उत्तर पूर्व और हरियाणा, पंजाब ही नहीं और राज्य भी इस तरह से टेक्निकल और सुविधाजनक कदम उठाएंगे, तो हमारे जो खिलाड़ी हैं और बेहतरीन प्रदर्शन करेंगे और मेडल लाएंगे। तो आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि हरियाणा के मुख्यमंत्री, कुश्ती की भी बात कर लेते हैं, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने खिलाड़ियों के लिए कुछ ऐलान भी किए हैं, आइए सुनते हैं।
रवि दहिया जिस हिम्मत से, बहादुरी से और जिस तरीके से खेला उसकी मैं बहुत बहुत प्रशंसा करता हूं और उसको बधाई देता हूं। और अब ये चूँकि सिल्वर मेडल जीत करके आ रहा है तो हरियाणा सरकार जो हमारी अपनी पॉलिसी है, क्लास 1 की नौकरी ये उनकी सुनिश्चित की गई है, तो क्लास 1 की नौकरी उनको दी जाएगी। और एक प्लॉट जहाँ भी हरियाणा में वो चाहें तो 50% की कंसेशन पर वो प्लॉट भी दिया जाएगा। और मैं घोषणा करता हूँ कि इनका जो गाँव है नाहरी गांव में जो आधुनिक विश्वविद्यालय सुविधाओं से लैस जो है रेसलिंग का एक इंडोर स्टेडियम ये भी बनवाया जाएगा। और जैसे सिल्वर मेडल का जो हमारा प्राइज है वो 4 करोड़ रुपए का प्राइज है, तो 4 करोड़ रुपए की राशि भी ये उनको दी जाएगी। और दूसरी तरफ कुश्ती में रवि दहिया ने रजत पदक हासिल किया है। फाइनल में 7-4 से रूस के पहलवान रूयुगेव से हारे हैं वो। ये मुकाबला 57 किलोग्राम वर्ग का था। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने वो इस मुकाबले को देख रहे थे, लेकिन उधर दीपक पुनिया कांस्य पदक से चूक गए हैं। वो सैन मरीनो के पहलवान से हारे हैं। तो रवि दहिया के गांव नाहरी पहुंचे अक्षय डोंगरे हमारे सहयोगी। लोगों को गोल्ड की उम्मीद थी, लेकिन सिल्वर मिलने पर भी निराश नहीं है। उन्होंने वहां पे अगली बार उन्होंने कहा गोल्ड आएगा। और अक्षय ने बात की रवि दहिया के पिता राकेश दहिया से। पहले ये बातचीत सुन लेते हैं। सिल्वर मेडल पक्का किया आज रवि ने 23 साल की उम्र में। कितने प्राउड हैं आप, कितना आपको? हम जी बहुत खुश हैं जी। वो भी अच्छा रेसलर था जी, अच्छा बहुत लड़ा जी। काउंटर अटैक से जी हार गया रवि, इसका भागा नहीं था। उसके जी मेहनत ज्यादा, तपस्या ज्यादा कर, कोई पिछले क्रम की चलती है जी। हम खुश हैं जी। सिल्वर मेडल पहला ओलंपिक था, अच्छा मेडल आया जी। और गांव में जी अच्छा स्वागत करेंगे और सरकार भी अच्छी सुविधा देगी, सड़क रास्ते और पानी की सुविधा पे चलेगी। और ये स्टेडियम वगैरह भी बनाएंगे जी। सरकार पर जी पूरा भरोसा है, सारे बढ़िया काम करेंगे। और क्या जितनी आपकी स्ट्रगल रही है वो थोड़ा सा बताइएगा उस बारे में। कितना आपने संघर्ष किया है रवि की ट्रेनिंग के लिए? हमको जी जमीन दूसरा की लेके बोते थे, हमारे तो 1 एकड़ भी नहीं है घर का जी। लेके बोते थे, कभी फसल खराब हो जाती थी, ऐसे नून पैसे लेकर वो काम चलाते थे। और ये रवि को ही पता था भाई इतना ब्योत नहीं है घर में, तो अपना बस काम चलाऊ है। वो फसल डाउन हो जाती थी, वो पूछते थे कैसे पापा धान है, कैसे गेहूँ है। माँ बहुत अच्छे हैं धान। उसकी किस्मत से फसल भी कई अच्छी लगी। 2015 में भी जूनियर वर्ल्ड में भी और कैडेट में भी जब मेडल आने लगे, और फसल भी कई बहुत अच्छी लगी और खर्चा भी बहुत अच्छा मिला उसको जी। राकेश जी, एक आखिरी चीज मैं बस जानना चाहता हूँ, अब आने वाले दिनों में अब किस तरह से उम्मीद करते हैं अब अगले ओलंपिक्स में गोल्ड की उम्मीद कितनी आपको है? और क्या क्या सरकार ने अभी अनाउंस? बहुत उम्मीद है जी, और सरकार का भी जी पूरा भरोसा है। सारे सुविधा भी और बढ़ाएंगे जी, रवि की भी और हमारे गाँव की भी और हमारे गाँव के भी और हमारे देश का पूरे का नाम रोशन। स्वर्ण पदक पक्का? हाँ जी, स्वर्ण पदक पक्का है जी। भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं जी। और जी तपस्या कम करेगा वो ज्यादा करेगा, दूसरा तो वो लेगा जी। उधर दीपक पुनिया कांस्य पदक से चूक गए हैं। वो सैन मरीनो के पहलवान से हार गए। दीपक पुनिया के पिता से बात की है हमारे सहयोगी मेहर पांडे ने। और बिल्कुल ये तमाम जो हमारे खिलाड़ी हैं बेहद साधारण परिवारों से आते हैं। आइए सुनते हैं ये बातचीत। यो देख वो उम्र का है, इसने क्या जरूरत है? ये तो इस उम्र में कोई दत्ता गया ही नहीं है। पुराने वाले टाइम में जो सब कुछ करेगा, हम इसको हार नहीं मानते दीपक की। थोड़ी भी उदासी नहीं आप? ना बिल्कुल नहीं। हम बता रहे हम अभी जीत मानते हैं, उसकी जीत नहीं मानते। हमारे तो नहीं हुआ ओलंपिक डगर का इतना लिया, अमर के हिसाब में अभी भी जीत है उसकी। तो आप बहुत शान है आपकी अभी? बिल्कुल शान है, बिल्कुल शान है। बहुत बधाई देंगे। जैसे जीत की प्रोग्राम ले आए थे ना, हार में भी ऐसे ही ले आएंगे उसने। हम हार नहीं मान रहे हम। तो अभी सिर्फ 22 साल का है आपका लड़का? हाँ, 22 साल। तो अब कैसी जर्नी रही आपकी उनके साथ? ये भी न्यू है, उसने ये पहली बार गया था, ये बार मौका मिल लगा और सियाना हो गया। और बाकी के जो गुरु कोच से उसकी और तैयारी करेंगे। तो माता पिता हैं, संघर्ष अपने बच्चों के साथ करते हैं। बहरहाल अब खेलों से जुड़ी हुई ऐसी खबर आ रही है हरिद्वार से हमारे पास है, जिसपे हम सबको शर्मसार होना चाहिए। क्योंकि जब हमारे खिलाड़ी जीतते हैं तो उनकी वाहवाही करते हैं, लेकिन अगर हारते हैं तो फिर हम सवाल खड़े कर देते हैं। टोक्यो ओलंपिक्स में महिला हॉकी सेमीफाइनल में कड़े मुकाबले के बाद भारतीय टीम अर्जेंटीना से 2-1 से हार गई। भारतीय टीम ने फिर भी एक ऐतिहासिक खेल खेला था और अभी एक सेमीफाइनल ब्रिटेन के साथ बाकी है। लेकिन इधर हमारे हरिद्वार में हार के साथ ही कुछ लोग टीम की खिलाड़ी वंदना कटारिया के घर के पास पहुंच गए और हंगामा खड़ा कर दिया।
आतिशबाजी की, पटाखे चलाए और वंदना के घर वालों को जाति सूचक गालियां दी। हालांकि ये भी कहा जा रहा है पटाखे वो जीत के जश्न के लिए लेके गए थे, लेकिन जैसे ही हार गए तो जाति सूचक गालियां दी। इस पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर व्यक्ति को हिरासत में ले लिया है। वंदना के भाई चंद्रशेखर की तहरीर पर मुकदमा भी दर्ज हो गया है। वंदना कटारिया उत्तराखंड के हरिद्वार जिले के रोशनाबाद गांव की रहने वाली है। 2 लोग उनमें भी फरार हैं जो कि पटाखे फोड़ रहे थे, उसमें खुशी को मना रहे थे, जश्न मना रहे थे। पर ये नहीं कह सकते हैं कि उन्हें जो इस बात के लिए देशद्रोही कहा जाए या क्या नाम दुश्मनी कहा जाए या क्या भी कहा जाए, पर जो मैं तो सिर्फ एक ही बात कहूँगा, अभी भी प्लीज कोई भी जाति पर लेके राजनीति ना करें। आस पड़ोस के लोग थे जिन्हें जो देशद्रोही बोल सकते हैं, कुछ आस पड़ोस के बाहर के रहने वाले आस पड़ोसी बोलते हैं, बाहर से काफ़ी टाइम से आकर रह रहे हैं। और जो ये लोग जो मतलब एक इंडिया टीम के हारने पे जो है अपना एक जैसा जश्न मना रहे हैं, पटाखे फोड़ रहे हैं, टी-शर्ट निकाल के डांस कर रहे हैं। भारतीय विमेन हॉकी टीम जो है ओलंपिक्स में हारने के बाद जो है वंदना कटारिया का भाई द्वारा एक लिखित तहरीर हमें चिरकुट थाने में दी गई कि इनका पड़ोसी का लोग द्वारा जो है आतिशबाजी चलाई गई है और शादी जो सूचक शब्दों का प्रयोग किया गया है करके, उस आधार पर हमने सेक्शन 504 आईपीसी और सेक्शन 3 एससी एक्ट में मुकदमा कायम करके एक व्यक्ति को गिरफ्तार करके अभी रिमांड के लिए भेज रहे हैं और आगे की कार्रवाई विवेचना में जारी है। और देश की बात में आगे, बिहार के स्कूल खुलने की तैयारी में हैं क्योंकि देश भर में यहां से बड़ी तादाद में बच्चों के पास ऑनलाइन क्लासेस के साधन ही नहीं है। बिहार में नीतीश कुमार की सरकार 16 अगस्त से स्कूल खोलने जा रही है। प्राथमिक कक्षाएं भी खुलेंगी। इसका एक बड़ा कारण ये बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार के अनुसार पूरे देश में करीब 2 करोड़ 90 लाख बच्चों के पास ऑनलाइन पढ़ाई के साधन नहीं है। उनमें से करीब 1 करोड़ 43 लाख से अधिक बच्चे केवल बिहार के हैं। यहाँ 50% बच्चों के साथ 9वीं और 10वीं की पढ़ाई चल रही है। ज़्यादातर बच्चों का कहना है ऑनलाइन क्लास में ठीक से पढ़ाई नहीं हो पा रही थी। ऑनलाइन में उतना नहीं समझ में आता था क्योंकि ये वीडियो फंसता रहता था, कभी कभी लाइन कट जाता था तो और वीडियो फंसने लगता था। जिस दिन पापा नहीं रहते तो उस दिन नहीं करते थे कि नेटवर्क एरर हो जाता था। कभी कभी मैम कुछ बोल रही है तो है ना आवाज़ हम लोग के पास नहीं पहुंच पाता था, फिर बीच बीच में वीडियो रुक जाता था। ज़्यादातर छात्रों की शिकायत है उनके पास अपना फ़ोन नहीं है। पढ़ाई के लिए दूसरों के फ़ोन से काम चलाना पड़ता है, जिसका असर पढ़ाई पर भी पड़ता है। ऑनलाइन पढ़ने नेट का प्रॉब्लम होता था, फ़ोन उतना नहीं रहता था। पास में भैया का फ़ोन था, उसी से पढ़ते थे, क्लास करते थे जिस टाइम क्लास होता था। और समझ में भी उतना नहीं आता था ऑनलाइन क्लास में। शिक्षक भी मानते हैं कि राजधानी पटना में तो जुगाड़ कर बच्चे शामिल हो भी जाते थे। ग्रामीण इलाकों में ना फ़ोन ना नेट होने के कारण अधिकांश बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हुई। बिहार सरकार के अनुसार करीब 2 करोड़ बच्चे पहली से 10वीं तक हैं और केंद्र सरकार के अनुसार इनमें 70% के पास अपनी डिजिटल डिवाइस नहीं है। लगभग 80% बच्चे हमारे ज्वाइन कर लेते थे, लेकिन प्रॉब्लम क्या होता था, ये जो बच्चे हैं इनके पास सारे संसाधन नहीं है। फ़ोन की कमी है, लैपटॉप की कमियां हैं, ठीक है। ये सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, तो कभी होता था कि पापा के पास फ़ोन है, कभी भाई के पास फ़ोन है, तो टाइम इन लोगों को फ़ोन के साथ रहना या नोट्स जो हम लोगों को प्रोवाइड कराते थे, तो वो सब करने में इन लोगों को बोलती थी रात में, और फिर सवेरे वो फ़ोन चला जाता था। तो ऐसे में बहुत सारे बच्चे अफेक्टेड हो जाते हैं। राज्य सरकार मान रही है कि गरीबी के कारण बिहार में बच्चे कोरोना काल में सबसे अधिक प्रभावित हुए हैं। बिहार में जो गरीबी है या बिहार में जो गरीबी रेखा से नीचे के जितने लोग रहते हैं, उस हिसाब से डिजिटल डिवाइड यहाँ पे ज़्यादा दिखता है। और ख़ास के ग्रामीण क्षेत्रों में जो गरीब मजदूर के परिवार हैं, उसमें डिजिटल डिवाइस का नहीं होना स्वाभाविक ही नहीं है बल्कि लाजमी है। ऑनलाइन एजुकेशन या डिजिटल एजुकेशन
ये मजबूरी हो सकती है, ये पसंद नहीं हो सकती। फिलहाल बिहार सरकार को उम्मीद है स्कूल खुलेंगे तो बच्चों की शिकायत दूर होगी। पटना से कैमरामैन हबीब अली के साथ मनीष कुमार, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और अब खबर टीकाकरण से जुड़ी हुई। क्या कोरोना के टीकाकरण में निजी अस्पताल दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं? यह तय हुआ था कि 25% टीके निजी अस्पताल खरीदेंगे, लेकिन निजी अस्पताल अपने हिस्से का आधा टीका ही खरीद रहे हैं। लगभग हर राज्य में यही स्थिति है, किसी ने अपना पूरा कोटा नहीं खरीदा है। सरकारी टीका केंद्रों में टीका लगवाने वालों के लिए भीड़ के नजारे आम हैं, लेकिन क्या प्राइवेट अस्पतालों को टीकाकरण कम मुनाफे और ज्यादा परेशानी का काम लग रहा है? वे 25% टीकों का अपना पूरा कोटा क्यों नहीं खरीद रहे? महज 12% टीका ही ये अस्पताल कंपनियों से खरीद रहे हैं। अलग अलग राज्यों के निजी अस्पतालों द्वारा टीके की खरीद 10 से 23% के बीच है। सबसे ज्यादा महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश के निजी अस्पताल करीब 22 से 23% टीका खरीद रहे हैं, जबकि उड़ीसा, बिहार, झारखंड सरीखे राज्यों के निजी अस्पताल 10 से 12% टीका ही ले रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने निजी अस्पतालों में टीके की कम खरीद को लेकर कुछ एक मौकों पर राज्यों को चिट्ठी भी लिखी है। उधर प्राइवेट हेल्थ सेक्टर का कहना है कि पहले निजी अस्पतालों को टीका खरीदने में कई मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। जो पहले मिनिमम रिक्वायरमेंट था कि आप 3000 डोजेस से कम नहीं ले सकते, अब उसको हटा दिया गया। अब हम 600 डोजेस भी ले सकते हैं थ्रू दी कोविन। सरकार को उम्मीद है कि टीकाकरण के इस अभियान में निजी क्षेत्र की भूमिका काफी अहम होगी, लेकिन अभी तक टीकाकरण की बड़ी मुहिम सरकारी अस्पतालों के भरोसे ही चली है। निजी अस्पताल को लेकर नीति बनी जरूर, पर सोच के हिसाब से वो सफलता मिली नहीं। पर अच्छी बात है कि जो टीका निजी अस्पताल ले नहीं रहे, सरकार उसको खुद खरीद रही है ताकि टीकाकरण की रफ्तार बरकरार रहे। नई दिल्ली से परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया। और देश की बात में आगे है उत्तर प्रदेश की गर्माती चुनावी सियासत। अखिलेश यादव ने आज निकाली साइकिल रैली। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आज लखनऊ में एक बड़ी साइकिल रैली निकालकर अपने चुनावी प्रचार की एक तरह से शुरुआत कर दी। सपा के जनेश्वर मिश्र की जयंती पर पूरे यूपी में ये साइकिल मार्च निकाली है। अखिलेश यादव ने सरकार को कोरोना के दौरान खराब इंतजामों का जिम्मेदार बताते हुए नंबर 1 कहकर तंज कसा और भरोसा जताया कि अब सपा की 400 सीटें आएंगी। लखनऊ के लोहिया पथ पर छोटे लोहिया कहलाने वाले जनेश्वर मिश्रा की याद में यह अखिलेश यादव का साइकिल मार्च है। हजारों लोग पूरे लोहिया पथ पे भरे हुए नजर आ रहे हैं। एक तरह से अखिलेश यादव के इस साइकिल मार्च को चुनाव का लॉन्च भी कहा जा सकता है। समाजवादी पार्टी का इतना बड़ा मार्च बहुत दिन बाद निकला है। इसके पहले नवंबर 2016 में अखिलेश यादव ने इसी शहीद पथ पे इलेक्शन कैंपेन लॉन्च करने को रथ चलाया था, तब इतनी भीड़ उमड़ी थी। आज फिर वैसी ही भीड़ नजर आई। सड़क पर सिर्फ लाल टोपियां और लाल झंडे नजर आते हैं। मार्च पर जाने से पहले अखिलेश यादव ने पार्टी की बड़ी जीत का दावा किया। आने वाले समय में हो सकता है जनता समाजवादियों को 400 सीटें भी जितवा दे। अभी तक तो हम 350 बोलते थे, लेकिन जिस तरह की नाराजगी जनता के बीच में है, हो सकता है 400 सीटें जीत जाए। और आज तो स्थिति ऐसी है कि भारतीय जनता पार्टी के पास प्रत्याशी कम पड़ेंगे, प्रत्याशी टिकट नहीं मांगेंगे। अखिलेश यादव ने व्यंग किया कि एक सरकारी होर्डिंग में सरकार को नंबर 1 बताया गया है, लेकिन वो कई और मामलों में भी नंबर 1 है। गंगा में लाश बहाने के में नंबर 1, गंगा के किनारे दफन किए गए लाशों के ऊपर से कफन उतारने में नंबर 1, उत्तर प्रदेश लाशों के रेत में दफन करने में नंबर 1, उत्तर प्रदेश चिताओं के जलने में नंबर 1, उत्तर प्रदेश कोरोना बीमारी के दौरान दवाइयों की कालाबाजारी करने में नंबर 1।
समाजवादी पार्टी के लोगों ने आज पूरे यूपी में साइकिल मार्च निकालकर शक्ति प्रदर्शन किया। गोरखपुर, हरदोई, बाराबंकी, सिद्धार्थनगर समेत तमाम जिलों में पार्टी के बड़े नेताओं ने साइकिल मार्च की अगुवाई की। कन्नौज में डिम्पल यादव खुद इसमें शामिल हुई और उन्होंने सरकार पे तीखे हमले किए। बेटियों के साथ, बहनों के साथ बलात्कार जैसी संगीन घटनाएं बढ़ रही हैं और प्रताड़ित किसे किया जाता है? उन्हीं के परिवार वालों को। आज महिलाओं की स्थिति क्या है? आप बताइए क्या है? आज हमारी बच्चियां स्कूल पढ़ने जा रही है कि नहीं जा रही है? नहीं जा पा रही है। तो ऐसी सरकार को हटाने का समय आ गया है। जिसका जलवा कायम है उसका नाम कायम है। आज पूरे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का ये जो जुलूस है, एक तरह से इसको चुनाव की शुरुआत भी कहा जा सकता है, उसकी लॉन्चिंग भी कहा जा सकता है। लखनऊ में कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। तो आज युवा कांग्रेस ने संसद के करीब महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर जबरदस्त प्रदर्शन किया। कांग्रेस के कार्यकर्ता संसद का घेराव करना चाहते थे, पर पुलिस ने बैरिकेड और पानी की बौछार के बल पर उन्हें रोक दिया। कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं का जोश बढ़ाने के लिए राहुल गांधी भी पहुंचे। और देश की बात में आगे है, छत्तीसगढ़ में फिर बढ़ रहा है नक्सलियों का आतंक। छत्तीसगढ़ के बस्तर से खबर है। आज नक्सलियों ने आईडी ब्लास्ट किया, उसकी चपेट में 12 आम नागरिक आए और एक की मौत हो गई है। वहीं चित्ता गुफा इलाके में ग्रामीणों ने पुलिस पर फर्जी मुठभेड़ का आरोप भी लगाया। 3 दिनों तक यहां पर धरना दिया। बस्तर में मालेवाही और बोदली कैंप के बीच सड़क पर आईडी ब्लास्ट की चपेट में ये बोलेरो आ गई। 12 लोग घायल हुए, जिसमें बालाघाट के धन सिंह की मौत हो गई। ये सारे लोग अपने काम से तेलंगाना जा रहे थे। नक्सलियों द्वारा लगातार ग्रामीणों के ऊपर इस तरह से हमले किए जा रहे हैं। कुछ दिन पहले ट्रेन को भी नक्सलियों द्वारा ऐसे ही गिराया गया था और अभी सिविल बोलेरो के ऊपर हमला किया गया, क्योंकि शहीद सप्ताह के दौरान नक्सली सिक्योरिटी फोर्सेस पे किसी तरह का हमला नहीं कर पाए, तो ग्रामीणों और सिविलियंस में दहशत फैलाने के लिए इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया। 7:30 बजे घटना की जैसे ही पुलिस को सूचना मिली, तत्काल दंतेवाड़ा पुलिस वहां पहुंची और एम्बुलेंस और प्राइवेट और अपनी पर्सनल गाड़ियों का इस्तेमाल करके सभी जो इंजर्ड थे उनको समय पे जिला अस्पताल पहुंचाया गया, उनका इलाज शुरू कराया गया। उस इलाके में गश्ती को बढ़ाया गया है। वहीं चिंता गुफा इलाके में दर्जनों गांव से आए ग्रामीण 3 दिन तक धरने पर डटे रहे। आरोप लगाया कि 25 जुलाई को कुंजाम भीमा की मौत फर्जी मुठभेड़ में हुई है, इसकी निष्पक्ष जांच हो। नक्सली नहीं था सर, आम आदमी था। वो कम से कम ऐसे खेती कृषि करने वाला आदमी को पकड़ लाकर हम पर मारे। रात को उठाकर फोर्स वाले उठा के चिंता गुफा के जंगल में मार दिए सर। 2 गोली से मार दिए, पत्थर से मार दिए सर। आज एक गांव में हुआ, कल किसी और गांव के साथ हो सकता है, ऐसा गांव वालों को कहना है सर। और कुंजा बीमा को जितने भी कोई भी हाथ लगाए हैं उनको नौकरी से निकालने का गांव वाले का कहना है सर। पुलिस का कहना था कि ग्रामीणों को नक्सलियों ने जबरन दबाव डालकर विरोध के लिए भेजा है। समझाने के बाद वो वापस लौट गए। कुंजाम भीमा 5 नक्सली घटनाओं में शामिल था। बस्तर में नक्सलियों के खिलाफ पुलिस ऑपरेशन मॉनसून चला रही है, जिसमें पिछले कुछ दिनों में ही 11 बड़े इनामी नक्सलियों को मार गिराया गया है। लेकिन इसी दौरान पुलिस पर भी प्रताड़ित करने के आरोप लगते रहे हैं। बस्तर में अपने सहयोगी रौनक विकास के साथ भोपाल से अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। और इसी खबर के साथ फिलहाल देश की बात में आज के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला एनडीटीवी इंडिया पर जारी रहेगा। नमस्कार।